सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज के इस वीडियो में हम पाठ 3 के पाठ का सारांश और उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, इन दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम पाठ के सारांश से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी हम बातचीत करते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, यानी बंगाल का दीवान उनको बना दिया। अब दीवान क्या है, ये आगे के हम जो इसके नए शब्द इस पाठ में आए हैं उनकी चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मुख्य दीवान का काम हो गया, यानी एक प्रकार से एक क्षेत्र हो गया बड़ा, जहाँ से टैक्स कलेक्शन का उनका काम था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की शासक बन गई थी। और कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान बनने के बाद भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना व कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़ा खरीदना था। आगे बढ़ाते हैं इस पाठ को। अब कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने के साथ ही बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट की ओर चली गई। थोड़ा सा इसको हम जो मुख्य मुख्य बातें उसको अंडरलाइन करते रहेंगे। बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट की ओर चली गई। कब? कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने के साथ ही। और इसके बाद का टॉपिक है खेतों में सुधार की जरूरत। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अर्थव्यवस्था के संकट में जाने के कारण जमीन में निवेश करना व खेती में सुधार करना जरूरी हो गया था। राजाओं व ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदार किसानों से लगान वसूलने व कंपनी को राजस्व चुकाने का कार्य करते थे। एक प्रकार से बीच में वो मीडिएटर थे। स्थायी बंदोबस्त की समस्या, जमींदारों द्वारा जमीन सुधार हेतु खर्चा न करने से विकट समस्या उत्पन्न हुई। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता, उससे जमींदारी छीन ली जाती। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था। एक नई व्यवस्था एक अंग्रेज मुनरो ने प्रारंभ की थी। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त कहा गया। दक्षिण भारतीय इलाकों में रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। रैयत का मतलब किसान होता है। मुनरो के अनुसार अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब आगे है यूरोप के लिए फसलें। कंपनी ने 18वीं सदी के आखिर तक अफीम व नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। भारत इसका एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र था और बंगाल में पैदा होने वाली नील विश्व पटल पर महत्वपूर्ण थी। नील की खेती निज व रैयती तरीकों से की जाती थी। और इसके बाद का टॉपिक है नील विद्रोह। 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। रैयत का मतलब एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, किसान। 1917 में महात्मा गांधी का नील बागान द्वारा मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब इस पाठ में जो नवीन शब्द आए हैं वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, ये आपके हमेशा आगे के लिए भी काम आएंगे। तो नवीन शब्दावली जो इन पाठों की है उसको आप विशेष रूप से देखिए और समझिए। देखिए, दीवान किसी क्षेत्र या इलाके का सर्वोपरि व्यक्ति या मालिकाना हक रखने वाला। अब यानी कंपनी को दीवानी मिल गई, इसका मतलब किसी एक क्षेत्र का मालिकाना हक उनको मिल गया। राजस्व, विभिन्न प्रकार के करों से प्राप्त होने वाली राजकीय आय, राजस्व। जमींदार, किसानों व कंपनी के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले लोग, ये किसानों से लगान वसूलते थे। महाल,
अंग्रेजी राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व वसूली की एक छोटी इकाई, जैसे कि वर्तमान में गांव, यानी गांव को ही उस समय महाल कहा गया, आप ऐसा समझिए। बीघा जमीन की एक माप जिसमें लगभग 1/3 एकड़ जमीन होती है। अगला स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजों द्वारा 1793 में भू राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीति रैयतवारी प्रथा, लगान की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के स्थान पर अंग्रेजों द्वारा सीधे किसान से भू राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीति कहलाती है रैयतवारी प्रथा। ताल्लुकदार, एक निश्चित भूभाग यानी ताल्लुक और उसका स्वामी ताल्लुकदार कहलाता था। अमलाह, जमींदार के कर्मचारी जो कि भू राजस्व एकत्रित करने के लिए गांव में आते थे। बागान, भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें विभिन्न अनुबंधित मजदूरों से कई प्रकार के कार्य जबरदस्ती कराए जाते थे। गुलाम, किसी के अधीन रहना व उसके प्रत्येक आदेश का पालन करना। गुमास्ता, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली करने वाले एजेंट। और बगावत, किसी कार्य या आदेश के खिलाफ अवमानना की स्थिति उत्पन्न करना, यानी आदेश नहीं मानना। वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। वंशानुगत व्यवसाय ऐसा व्यवसाय जिसे व्यक्ति अपने माता पिता से घर में ही सीख कर अपनी आजीविका अर्जन के लिए अपनाता है। अब इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं और कुछ गतिविधि आधारित भी प्रश्न हैं। एक बार हम जो गतिविधि आधारित प्रश्न हैं उनको थोड़ा स्पीड में हम उसका उत्तर देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित है? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। देखिए उत्तर इसका होगा नंबर 1, बक्सर युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से अपार भू राजस्व प्राप्त करने का मौका मिला और अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण काश्तकार अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। छोटे किसान और काश्तकार जमींदारों द्वारा निश्चित किए गए करों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। जब ये काश्तकार करों का भुगतान नहीं करते तो उन्हें उस ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था और यदि भुगतान के लिए उधार लेते तो कर्ज में डूब जाते थे। किसान उधार लिए कर्ज को चुकाने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए काश्तकार उधार लिए कर्ज के दुष्चक्र में फंसते चले जा रहे थे जो कभी समाप्त होने वाला नहीं था। कंपनी और जमींदारों का खेती के सुधारों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। इस कारण से भी स्थिति अधिक भयावह हो गई। उक्त सभी कारणों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि बंगाल के काश्तकारों या उप पट्टेदारों की स्थिति पर कोलब्रुक को चिंता की आवश्यकता नहीं थी। उसे आभास हुआ कि कंपनी की नीतियां न तो जमींदार और काश्तकारों के लिए और न ही कंपनी के हित में थी, अतः सभी इनसे बुरी तरह से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सेवा में श्रीमान निदेशक मंडल, ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन महोदय, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी की नीतियों के विषय में मुझे निम्न बिंदुओं से आपको अवगत कराना है। भारत में कंपनी ने जमींदारों के माध्यम से एक निश्चित आय प्राप्त करने हेतु भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से काश्तकारों का ध्यान रखने के लिए साथ साथ भूमि सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के लोग शांति प्रिय हैं। धीरे धीरे वे कानून की भाषा भी सीख रहे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद है। और ग्रामीण काश्तकारों के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि वे कंपनी के व्यापार हेतु आवश्यक फसलों को पैदा कर सके। और अगला, किसानों को कंपनी के लिए फसल पैदा करने हेतु अग्रिम राशि भी दी जाती है ताकि यहाँ के किसान संतुष्ट रह सकें। और ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनकरों को आवश्यक मशीनें और कच्चे माल खरीदने हेतु ऋण भी उपलब्ध करा रही है। इन बुनकरों के साथ लिखित अनुबंध किए जाते हैं जिसके तहत ये अपना उत्पाद कंपनी को ही बेचेंगे, किसी अन्य व्यापारी को नहीं। सारांश में कहा जा सकता है कि कंपनी शासित भारतीय क्षेत्रों में स्थिति संतोषप्रद है। जॉन मैथ्यू, कंपनी प्रतिनिधि, भारत। कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं।
WS सिटनकार आपसे पूछते हैं रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा। नील आयोग के श्रीमान सिटनकार द्वारा नील की खेती करने की शर्तों के बारे में पूछे जाने पर मैं अपने उत्तर को निम्न शर्तें उनके सामने रखूँगा। रैयत को संपूर्ण खेती की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, अर्थात रैयत को खाद्यान्न फसलें पैदा करने की आज्ञा भी दी जाए और फसल तैयार होने पर उन्हें उनकी फसल की उचित कीमत प्रदान की जाए तथा लगान में छूट दी जाए और रैयत को कच्चे माल तथा खेती उपकरणों हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण या कर्ज उपलब्ध कराया जाए और यदि फसल किन्हीं प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाए तो राहत स्वरूप ऋण प्रदान किए जाएं तथा पूर्व में दिए गए ऋणों को माफ़ किया जाए। अब देखिए हम इसके पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है उनकी हम बात करते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। रैयत, तो रैयत का मतलब होगा किसान। महाल, महाल का मतलब है ग्राम या समूह। निज, निज का मतलब है बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती और रैयती, रैयतों की ज़मीन पर खेती। तो यानी पहले का है बै, दूसरे का ए, तीसरे का दै, चौथे का से। आगे देखिए रिक्त स्थान भरें। यूरोप में वुड उत्पादकों रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किन से? नील से। वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा इसमें 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग किसके कारण से बढ़ने लगी थी? तो उत्तर होगा औद्योगिकरण या औद्योगिकरण आएगा। और तीसरा ग की खोज में नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग, जब कृत्रिम रंग की खोज हो गई तो फिर नील की मांग पर असर पड़ गया। और घ है इसमें चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो यहाँ आएगा नील बागान मालिक। अब देखिए अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा 22 मार्च 1773 को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अपने, में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की गई जिसके मुख्य पहलू निम्न प्रकार से थे। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार मान लिया गया। दूसरा, जमींदारों का प्रमुख कार्य किसानों से भू राजस्व वसूल करना और निश्चित राशि कंपनी को जमा कराना था। तीसरा, जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाते थे उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। और चौथा, किसान इस प्रणाली के तहत अपनी ही जमीन पर मजदूरों की भांति कार्य करने लगे। किसानों का सरकार से सीधा संबंध खत्म हो गया। महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? इसका उत्तर होगा नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था जिसको भविष्य में परिवर्तित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जबकि महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के पश्चात भू राजस्व के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान था। नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में भू राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, जबकि महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। तीसरा है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण व्यक्ति से जमीनों की गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर किया गया था, जबकि महालवारी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण गांव की भूमि का किया जाता था। और चौथा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में 30 वर्षों से पहले भू राजस्व का पुनः निर्धारण नहीं किया जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में समय सीमा निर्धारित नहीं थी। कभी भी समय सीमा निर्धारित न होने के कारण 2 साल 3 साल के बाद में उनका भू राजस्व का निर्धारण फिर से कर सकते थे। प्रश्न नंबर 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। इस व्यवस्था के कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 समस्याएं पैदा हुई। नंबर 1, भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज के आधार पर न किया जाकर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। इस कारण यह व्यवस्था भी जमींदारी प्रथा से कम हानिकारक नहीं थी।
और दूसरा, सरकार सीधे ही किसानों से मनमाना राजस्व वसूल करती थी, अतः किसान अधिक भू राजस्व का भुगतान नहीं कर पाने के कारण अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने लग गए। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयतों का नील की खेती करने से कतराने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। रैयतों को नील की खेती करने हेतु अग्रिम ऋण दिया जाता था, लेकिन फसल तैयार होने के बाद कम कीमत पर फसल को कंपनी के लिए बेचने को मजबूर किया जाता। इस कारण वे अपना कर्ज नहीं चुका पाते और कर्ज के ऐसे चक्कर में फंस जाते कि जो कभी टूटने वाला नहीं था। नंबर 2, रैयतों को अपनी ज़मीन के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करनी होती थी, इस कारण उनकी खाद्यान्न आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी। और नंबर 3, नील की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वरा शक्ति युक्त भूमि की आवश्यकता होती थी, इसलिए शेष बची भूमि खाद्यान्न तथा दालों के लिए उपयुक्त नहीं थी। और चौथा, नील की खेती में लागत व परिश्रम अधिक होने के बाद भी कंपनी के अधिकारी उपज का बहुत कम मूल्य निर्धारित करते थे। और पांचवा, नील की खेती करने वाले रैयतों को इतना अधिक शारीरिक श्रम करना होता कि उसके पास अपनी दूसरी उपजों की सार संभाल का समय ही नहीं मिल पाता था। और नंबर 6, बहुत सारे किसानों ने नील बागानों के शोषणपूर्ण तरीकों के कारण नील की खेती करने से मना कर दिया। प्रश्न 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? बंगाल में नील उत्पादन को धराशायी कर देने वाली परिस्थितियां निम्नलिखित है। नंबर 1, बंगाल में नील की खेती करने वाले रैयत को जब यह समझ में आया कि नील की खेती करने से उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आने वाला नहीं है, तब मार्च 1859 में हजारों की संख्या में इन किसानों ने नील की खेती करने से साफ इनकार कर दिया। जैसे जैसे इस विरोध की चिंगारी बढ़ती गई, वैसे वैसे किसानों ने बागान मालिकों को भू राजस्व देने से भी साफ मना कर दिया और किसान, बच्चे, यहाँ तक कि महिलाएं भी लड़ने मरने को घरों से बाहर निकल आई। नंबर 2, जो लोग नील बागान मालिकों के लिए काम करते थे, उनके लिए सामाजिक रूप से लोहारों व बढ़इयों ने भी काम करने से साफ मना कर दिया और कस्में खाई कि वे अपने द्वारा बनाए गए औजारों को उन्हें व इनके लिए काम करने वाले लोगों को नहीं बेचेंगे। नील आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि नील बागान मालिक दोषी है, क्योंकि नील की खेती करने वालों के प्रति इनके द्वारा घटिया तरीकों को अपनाया जा रहा था। आयोग ने यह भी पाया कि किसानों के लिए नील की खेती करना फायदेमंद नहीं है। साथ में आयोग ने रैयतों से यह भी निवेदन किया कि वे पहले अपने समझौते के अनुसार उसे पूरा करें और बाद में वे नील की खेती करने से मना करने की पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से ये इस पाठ ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये जो इतिहास का कक्षा 8 का तीसरा पाठ है, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और पाठ का सारांश हमने देखा है। और कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ये जो प्रश्न थे, इसके अलावा जितने प्रश्न अभी किए हैं उससे दुगने प्रश्न इसमें और बन रहे हैं। पाठ को एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ के और एक एक प्रश्न जो उसमें बन रहा है आप उसको नोट कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।